नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े तथ्यों को समझा जाएगा। ये एक ऐसा पल था जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि सीधे स्रोतों के आधार पर इस बेहद जटिल मुद्दे के तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स में चलते हैं। दरअसल इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए समय और जगह पर ध्यान देना होगा। 30 जनवरी 1948 1948 शाम के ठीक 5:17 और जगह है नई दिल्ली का बिरला हाउस। एक राजनीतिक बैठक की वजह से 78 साल के गांधी जी अपनी शाम की प्रार्थना सभा के लिए थोड़ी देर से निकल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल रोज की तरह नॉर्मल लग रहा था। एक अच्छी खासी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर अचानक माहौल पूरी तरह बदल गया। चलिए इस अफरा तफरी को समझते हैं। वहां बीबीसी के एक पत्रकार रॉबर्ट स्टिम्सन मौजूद थे और उनका ये बयान उस वक्त के शौक को बिल्कुल सही ढंग से बयान करता है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर क्या हो गया है। आवाज ऐसी थी जैसे पटाखे फूटे हों। और तभी एक 32 साल का अमेरिकन वाइस कॉन्सल हर्बर्ट रेनर जूनियर आगे बढ़ा। ये सच में एक बड़ा हैरान करने वाला पल था। इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। खंड 1 30 जनवरी। तो उस दोपहर आखिर हुआ क्या था? जैसा कि पहले बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक मीटिंग चल रही थी, जिसके कारण गांधी जी करीब 10 मिनट लेट हो गए थे। जब वो तेजी से प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी खाकी कपड़े पहने एक आदमी भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि गांधी जी की भतीजी मनुबेन एक तरफ गिर पड़ी और उनके हाथ से माला और पीकदान जमीन पर गिर गए। और बस उसी पल उस व्यक्ति ने बरेटा M1934 पिस्टल से बिल्कुल करीब से 3 गोलियां चला दी। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट महज 3 से 4 मिनट के अंदर हो गया। अब यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जो सच में काफी चौंकाने वाली है। इतिहास के पन्नों में इसके अलग अलग विवरण दर्ज हैं। एक तरफ कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि गोलियां चलाने के बाद हत्यारे ने खुद सरेंडर कर दिया और पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन दूसरी तरफ कई चश्मेदीद और अखबार कहते हैं कि उस अमेरिकन राजनयिक हर्बर्ट राइनर ने आगे बढ़कर हत्यारे को पकड़ लिया और उसके बाद हैरान परेशान भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। दोनों ही बातें स्रोतों में अलग अलग मिलती हैं। खंड 2 एक हत्यारे की प्रोफाइल। इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस बैकग्राउंड स्टोरी की डिटेल काफी अजीब और इंटरेस्टिंग है। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसका नाम नाथूराम गोडसे था, पर उनका जन्म का नाम रामाचंद्र था। दरअसल उनके माता पिता बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि परिवार पर किसी श्राप का साया है, क्योंकि उनके 3 बड़े भाइयों की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। इसी डर की वजह से शुरुआती सालों में उन्हें एक लड़की की तरह बड़ा किया गया और उनकी नाक में एक नथ पहनाई गई, और बस इसी नथ की वजह से उनका नाम पड़ गया नाथूराम। गॉडसे के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को ठीक से समझने के लिए इन संगठनों को जानना बहुत जरूरी है। गॉडसे एक राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS नाम के एक पैरामिलिट्री वॉलंटियर संगठन से जुड़े थे। साथ ही वो हिंदू महासभा के भी सदस्य थे। चूंकि हम स्रोतों का स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, इसलिए उनकी विचारधारा का ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ क्लियर करना जरूरी है, ताकि एक निष्पक्ष पिक्चर सामने आ सके। और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 30 जनवरी को जो हुआ वो कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। इससे पहले भी महात्मा गांधी पर कई हमले हो चुके थे। मई 1944 यानी 1944 में पंचकनी में एक चाकू से हमला हुआ। फिर उसके बाद सितंबर में सेवाग्राम में एक डैगर से कोशिश की गई। और तो और 30 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी को बिरला हाउस में ही एक ग्रेनेड से हमला किया गया था। पर हर बार गांधी जी ने किसी पर कार्रवाई नहीं की और उनकी आम क्षमा नीति के चलते मुद्दा वहीं रुक गया। खंड 3 हत्या के कारण। अब इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं। 1,50,00,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग थे जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त बेघर हो गए थे। इस भयंकर विस्थापन ने दोनों तरफ लोगों में बहुत नाराजगी, क्रोध और दुख पैदा कर दिया था। यही वो दौर था, यही वो बैकग्राउंड था जहां से उस वक्त की पॉलिटिकल नाराजगी ने एक आग का रूप ले लिया था। जब मामला अदालत में गया तो गॉडसे ने अपनी इस हरकत को सही ठहराने के लिए कुछ तर्क दिए। ये उनका अपना डिफेंस था। उनका कहना था कि गांधी जी की नीतियां मुसलमानों की मांगों की तरफ झुकी हुई थीं और उनका मानना था कि इस अहिंसा की नीति से हिंदुओं का नुकसान हो रहा है।
इसके अलावा कश्मीर युद्ध के दौरान पाकिस्तान को पैसे देने के लिए गांधी जी ने जो अनशन किया था, वो गॉडसे की नज़र में भारत पर एक अनुचित दबाव था। उन्हें लगता था कि गांधी जी को इस राजनीतिक मंच से हटाना जरूरी हो गया है। खंड 4 मुकदमा और सजा। अब आते हैं ट्रायल के नतीजों पर। 1948 में दिल्ली के लाल किले में ये ऐतिहासिक मुकदमा चला था। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बचाव पक्ष यानी डिफेंस ने एक भी गवाह पेश ही नहीं किया। फैसला ये आया कि नाथूराम गोडसे और उनके एक सहयोगी नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई। वहीं विनायक दामोदर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बाकी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इस प्योर केस में एक और फैक्ट है जो वाकई में हैरान कर देता है। सोचिए, फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद खुद महात्मा गांधी के बेटों मनीलाल और रामदास गांधी ने आगे आकर उन हत्यारों की सजा कम करने और उन्हें माफ करने की गुहार लगाई। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने राज्य की सुरक्षा और कानून का हवाला देते हुए इस मांग को सख्ती से मना कर दिया। आखिरकार 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में सजा पर अमल हुआ, पर दोनों की फांसी के तरीके में एक अजीब सा अंतर देखने को मिला। स्रोतों में दर्ज है कि नारायण आप्टे की गर्दन तुरंत टूट गई थी, जबकि गोडसे के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि उन्हें लगभग 15 मिनट तक सांस घुटने का सामना करना पड़ा। ये डिटेल सुनने में थोड़ी परेशान करने वाली लग सकती हैं, पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बिल्कुल यही दर्ज है। खंड 5 ऐतिहासिक प्रभाव। और ये नंबर काफी कुछ बयां करता है। 20 लाख लोग, इस भीड़ की कल्पना करना भी अपने आप में चौंकाने वाला है। गांधी जी की शव यात्रा लगभग 5 मील लंबी थी और उसको राजघाट पहुंचने में करीब 5 घंटे लग गए। उस रास्ते पर सिर्फ लोगों का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ था। दुनिया भर में और पूरे देश में इस आंकड़े से शोक और गम का जो आकार था, उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसी रात प्रधानमंत्री नेहरू ने रेडियो पर पूरे देश को संबोधित किया और उनके ये शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू कहते थे, अब नहीं रहे। ये अल्फाज बस एक स्पीच नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस सदमे और अचानक मिले दुख की आवाज बनकर पूरे भारत की भावनाओं को दुनिया के सामने रख दिया था। इस हत्या का नतीजा ये हुआ कि देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई। तुरंत प्रभाव से आरएसएस पर 1 साल के लिए अस्थायी प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया गया। और कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के सदमे ने परोक्ष रूप से नेहरू और पटेल के नेतृत्व को और मजबूत किया। नए आज़ाद हुए भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष और राजनीतिक दिशा इस एक घटना से काफी हद तक तय हो गई थी। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर कोई देश एक ऐसी हत्या की विरासत को कैसे अपनाता है जो दशकों बाद आज के दिन तक उसकी राजनीतिक चर्चाओं पर अपना असर डालती है? ये ऐसी आग है जिसकी तपन आज भी महसूस होती है। इतिहास के इस नज़रिए को करीब से देखने पर हमें पता चलता है कि अतीत और वर्तमान एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि तथ्यों का ये सफ़र बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक रहा होगा।